मैनी मैनी थैंक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स। आपके प्यार ने मुझे आज जिस लेवल पर पहुंचा दिया है उसकी कल्पना मैंने शायद कभी की नहीं थी। आपने रेगुलर मेरी वीडियो को देखा, शेयर किया, कमेंट किया, लाइक किया, इसके लिए एक बार और मैनी मैनी थैंक्स। माई स्टूडेंट्स और माई फैमिली। चलिए साहब मैं स्टार्ट करवा देता हूँ बीएससी 6 सेमेस्टर जोलॉजी यूनिट 4 के वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इस साल पेपर में आने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन बाहर से ऐड किए हैं जो इस साल दूसरी यूनिवर्सिटी के एग्जाम पेपर में आ चुके हैं। देखना वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं। मॉडल पढ़ना बहुत ज़रूरी है और थ्योरी भी पढ़नी बहुत ज़रूरी है। बहुत कम क्वेश्चन, लगभग 20% क्वेश्चन ऐसे नहीं हैं जो मॉडल से आपके मिलते जुलते हों। लगभग 80% पेपर बाहर से आ रहा है, यानी कि थ्योरी वाइज से वो लोग बना के दे रहे हैं। इसलिए थ्योरी ज़रूर पढ़नी है जिससे एमसीक्यू आसानी से सोल्व कर सको। पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए हैं, इन पर भी फोकस करके जाना। आप काफ़ी क्वेश्चन फंसेंगे इसमें से। यूनिट 4 का नाम है कंसेप्ट एंड एक्सटिंक्शन और पेपर फर्स्ट है हमारा, और पेपर फर्स्ट का नाम है इवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी। चलिए साहब मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, जैविक प्रजाति अवधारणा के अनुसार एक प्रजाति को जीवों के एक समूह के रूप में परिभाषित किया गया है जो ए नंबर है शारीरिक लक्षण साझा करते हैं। सब थ्योरी वाइज है, ऐसा है जैसे इतिहास पढ़ रहे हो बिल्कुल। बी नंबर है आपस में प्रजनन सक्षम संतति पैदा कर सकते हैं। सी नंबर है आवास पर कब्जा करते हैं। और डी नंबर है एक समान परिस्थितिक पनाह रखते हैं। अच्छा बेटा क्या ऑप्शन लग रहा है क्वेश्चन फर्स्ट का, जल्दी बताओ ज़रा। तो इसका राइट ऑप्शन मेरे पास है बी, और आप भी बी नंबर पे टिक लगाओ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है जैविक प्रजाति की अवधारणा मुख्य रूप से इस पर आधारित है, रूपात्मक विशेषताएं। बी नंबर है आनुवांशिक समानताएं। सी नंबर है पारिस्थितिक अनुकूलन। और डी नंबर है भौगोलिक वितरण। तो क्या लग रहा है इसका क्या ऑप्शन होना चाहिए भाई मुझे नहीं पता, आप लोग खुद से ज़रा दिमाग लगाओ, आपने पढ़ रखा पूरा मॉडल। तो बी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन। ठीक है चलिए आगे बढ़ाता हूँ। थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास, जैविक प्रजाति अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी, मतलब किसके द्वारा दी गई थी। तो भैया जैविक प्रजाति अवधारणा यार किसके द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन थर्ड का मेरे पास क्या है, सी है। ओके प्राणी विज्ञान मेयर द्वारा। ठीक है चलिए आगे देखते हैं। एलोपैट्रिक प्रजातिकरण में सम्मिलित है भौगोलिक अलगाव। बी नंबर है पारिस्थितिक प्रतियोगिता। सी नंबर है समान आवास। और डी नंबर है सहानुभूतिपूर्व पुनरुत्पादन। बताओ जरा बेटा कौन सा राइट ऑप्शन है इसका, जल्दी बताओ सोच के। चौथे नंबर का कौन सा ऑप्शन है मेरे पास, ए नंबर है। ठीक है ए पे टिक लगाओ आप। तो भैया एलोपैट्रिक प्रजातिकरण में सम्मिलित है भौगोलिक अलगाव। चलिए आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा आ गया है, एलोपैट्रिक प्रजाति को जन्म देने वाले मुख्य कारक क्या है। कुल 35 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। एलोपैट्रिक प्रजाति को जन्म देने वाला मुख्य कारक क्या है, क्या हो सकता है भैया। पारिस्थितिक मतभेद ए नंबर है। बी नंबर है इसका अनुवांशिक उत्परिवर्तन। सी नंबर है भौगोलिक बाधाएं। और डी नंबर है संकरण। अच्छा आपकी दृष्टि से कौन सा इसका राइट ऑप्शन लग रहा है। अरे भैया सर हमें ना पता कौन सा लग रहा है, आप ही बता दो। अरे भैया इसका राइट ऑप्शन है सी नंबर भौगोलिक बाधाएं। चलिए आगे देखते हैं। शब्द पढ़ो जरा से करके। बिकेरियंस किसके से संबंधित है, जल्दी बताओ। शब्द बिकेरियंस किससे संबंधित है भैया। एलोपैट्रिक प्रजातिकरण से, सिम्पैट्रिक प्रजातिकरण से, सी नंबर संकरण से, और डी नंबर अलैंगिक प्रजनन से। किससे संबंधित है, क्या लग रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए नंबर है इसका। ठीक है एलोपैट्रिक प्रजातिकरण से। चलिए आगे बढ़ाते हैं, समय है नहीं इतना, पेपर भी बिल्कुल निकट है आपका। सिम्पैट्रिक प्रजातिकरण तब घटित होता है जब ए नंबर है जनसंख्या भौगोलिक रूप से अलग अलग है। बी नंबर है आबादी एक ही निवास स्थान साझा करती है। सी नंबर है संकरण सामान्य होता है। और डी नंबर है प्राकृतिक चयन कमजोर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपको क्या आंसर लग रहा है, 7 का बी राइट ऑप्शन है इसका। ठीक है बी पे लगाओ, आबादी एक ही निवास स्थान पर साझा करती है। देखो थ्योरी वाइज है यार ये। सिम्पैट्रिक प्रजातिकरण की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सिम्पैट्रिक ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके चांस है बेटा आने के साल, इसको रट लियो तुम, क्वेश्चन को सेकर के पढ़ लेना कि ऐसा मान लियो कि यार ये पेपर में फंस गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है 8वां, सिम्पैट्रिक प्रजातिकरण की प्रमुख विशेषता क्या, भौगोलिक अलगाव, पारिस्थितिक मतभेद, आबादी के बीच जीन प्रवाह, एक ही निवास स्थान पर भीतर मैथुन बाधाएं। बताओ जरा कौन सा ऑप्शन लग रहा है 8वें का। तो 8वें का ऑप्शन मेरे पास डी है, इज ए राइट ऑप्शन। डी नंबर लगाओ, एक ही निवास स्थान के भीतर मैथुन बाधाएं। ओके सर ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 मेरे पास फंस गया है, पॉलीप्लॉइडी किससे संबंधित है। पॉलीप्लॉइडी किससे संबंधित है, एलोपैट्रिक प्रजातिकरण से, सिम्पैट्रिक प्रजातिकरण से, संकरण से, और अलैंगिक प्रजनन से। अरे भैया किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे पास, तो इसका क्वेश्चन नंबर 9 का बी आंसर है। बी पे आप भी टिक लगाओ। ठीक है चलिए आगे देखते हैं।
अच्छा, थ्योरी किस किसने पढ़ी है? थ्योरी अगर आपने पढ़ रखी है तो कोई एमसीक्यू आपसे बचेगा नहीं, क्योंकि सारे के सारे एमसीक्यू थ्योरी से निकाल रहे हैं। और कुछ क्वेश्चन तो पता नहीं यार कहाँ से दे रहे हैं, गूगल तक पे नहीं मिल रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से उठा कर क्वेश्चन दे रहे हैं। अगर उनसे खुद कहोगे ना पेपर बनाने वाले से बेटे से सोल्व पर, तो खुद से नहीं होगा, मगर पेपर में उठाकर पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन रख रहे हैं। 10वां क्वेश्चन है मेरे पास है, सिकल सेल एनीमिया, हेट्रोजाइगोट मलेरिया और सिकल सेल एनीमिया दोनों एक के लिए फ़ायदेमंद होता है, ये दर्शाता है दिशात्मक चयन, विघटनकारी चयन, हेट्रोजाइगोट लाभ, चयन को स्थिर करना। जल्दी बताओ बेटे कौन सा ऑप्शन है इसका, आप खुद से बताओ 10वें का कौन सा ऑप्शन है। तो 10वें का मेरे पास नंबर है सी नंबर इसका, ठीक है, आप सी नंबर पर टिक लगाओ। चलिए सी नंबर पर टिक लगा दी होगी आपने। जैविक प्रजाति की अवधारणा निम्न पर लागू होती है, जल्दी बताओ बेटे किस पर लागू होती है भैया? जैविक प्रजाति की अवधारणा निम्न पर कम लागू होती है। जैविक प्रजाति की अवधारणा निम्न पर कब होगा यार, ये कम लिख दिया इसने, कम लागू होती है, हाँ सही है। जैविक प्रजाति की अवधारणा निम्न पर कम लागू होती है, स्तनधारियों पर, पक्षियों पर, जीवाणुओं पर, सरीसृप पर। किस पे कम लागू होती है? जल्दी बताओ बेटे। 11वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर मेरे पास है सी नंबर, जीवाणुओं पर कम लागू होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जब जटिल व्यवहार वाले जीवों पर लागू किया जाता है तो जैविक प्रजाति अवधारणा की सीमा क्या है? ए नंबर है प्रजनन संबंधी बाधाओं की पहचान करने में कठिनाई, पारिस्थितिकी कारकों की अनदेखी। सी नंबर है आनुवांशिक भिन्नताओं पर अधिक जोर देना, और डी नंबर है पारिस्थितिक क्षेत्रों पर विचार हुआ। तो 12वें का क्या ऑप्शन लग रहा है भैया आपको? 12वें का ए नंबर लग रहा है, सोचने वाली क्या बात है, लगा दो। 13वां क्वेश्चन हमारा आता है, जैविक प्रजाति अवधारणा इस पर विचार नहीं करती। किस पर विचार नहीं करती? प्रजनन संबंधी लक्षण पर, आनुवांशिक समानताएं पर, व्यवहार संबंधी लक्षण पर, पारिस्थितिक कारक पर। तो 13वां क्वेश्चन कौन सा है? 13वें का हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? पारिस्थितिक कारक पर। पारिस्थितिक कारक पर भैया जैविक प्रजाति अवधारणा विचार नहीं करती है। जैविक प्रजाति अवधारणा केंद्रित है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन को पढ़ के जाना से करके, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ के जाना, छोड़ना मत इस क्वेश्चन को। शारीरिक लक्षणों पर, ठीक है, काय पर डिपेंड करती है? शारीरिक लक्षणों पर। बी नंबर है आनुवांशिक लक्षणों पर। सी नंबर है व्यवहारिक गुणों पर। और डी नंबर है उपरोक्त सभी पर। अच्छा किस पे डिपेंड करती है जल्दी बताओ? क्वेश्चन नंबर 14 है, को क्वेश्चन नंबर 14 का बी नंबर है आनुवांशिक लक्षणों पर, ठीक है, आनुवांशिक लक्षणों पर डिपेंड करती है। आगे बढ़ाता हूँ मैं। जैविक प्रजाति अवधारणा के संदर्भ में प्रजातियों की सीमाओं को परिभाषित करने में किस पर जोर दिया जाता है? ए नंबर पारिस्थितिक भूमिकाएं, रूपात्मक अंतर, आनुवंशिकता अनुकूलता और व्यवहारिक अनुकूलन। तो यार 15वें का कौन सा ऑप्शन होना चाहिए हमारे पास? 15वें का सी ऑप्शन है। और आप भी क्या करोगे बेटे? सी पे टिक लगाओ से करके, आनुवांशिक अनुकूलता। आगे बढ़ा दो। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रजातिकरण क्या है? किसी प्रजाति का विलुप्त होना। बी नंबर है नई प्रजाति बनने की प्रक्रिया। सी नंबर है आबादी के बीच जीवों का प्रवास। और डी नंबर है दो भिन्न प्रजातियों का संकरण। क्या है प्रजातिकरण? किसी प्रजाति का विलुप्त होना प्रजातिकरण कहलाता नहीं है। नई प्रजाति बनने की प्रक्रिया, आबादी के बीच जीवों का प्रवास, दो भिन्न प्रजातियों का संकरण। अच्छा 16वें क्वेश्चन का ऑप्शन आपके दिमाग में आ गया होगा और आपको लग भी रहा होगा कि भाई यही हमारे पास राइट ऑप्शन है। तो कौन सा वाला? देखो प्रजातिकरण मतलब नई प्रजाति का बनना, ठीक है, बी नंबर इज अ राइट ऑप्शन है। एलोपैट्रिक प्रजातिकरण तब घटित होता है जब दो आबादी एक ही भौगोलिक क्षेत्र पर कब्जा करती हैं। बी नंबर है दो आबादी एक ही भौगोलिक बाधा से अलग हो जाती हैं। दो आबादी अलग अलग पारिस्थितिक पना है। दो आबादी का संभोग व्यवहार समान होता है। अच्छा, तो इसका बी नंबर राइट ऑप्शन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 है, बी नंबर राइट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ाता हूँ मैं। निम्नलिखित में से कौन सा पोस्ट जाइगोटिक अलगाव का एक उदाहरण है? पढ़ के जाना भैया, इसको पेपर आपका आने वाला है, पढ़ के जाना इसको। निम्नलिखित में से कौन सा पोस्ट जाइगोटिक अलगाव का एक उदाहरण है? यांत्रिक अलगाव, सामयिक अलगाव, संकर अविभाज्यता, व्यवहारिक अलगाव। तो इसका 18वें का कौन सा ऑप्शन होना चाहिए मेरे पास? 18वें का सी नंबर है संकर अविभाज्यता। चलिए सारा आगे बढ़ाता हूँ मैं। 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रीजाइगोटिक, ठीक है, प्रीजाइगोटिक आइसोलेटिंग तंत्र है? संकर अविभाज्यता, हाइब्रिड ब्रेकडाउन, सामयिक अलगाव और पारिस्थितिक विशिष्टता। तो 19वें का कौन सा आंसर आपको लग रहा है? तो भैया सी नंबर इज द राइट ऑप्शन, सामयिक अलगाव। चलिए आगे बढ़ाता हूँ मैं। जाति उद्भवन की वह प्रक्रिया जहाँ जनसंख्या का एक छोटा उपसमूह पृथक हो जाता है और अलग अलग विकसित होता है कहलाती है एलोपैट्रिक उद्भवन, सिम्पैट्रिक उद्भवन, पेरीपैट्रिक उद्भवन और पैरापैट्रिक उद्भवन। अरे क्या बात है सर, इसका तो
ऑप्शन ढूंढने में देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ गए तो धुआं निकल जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तभी करके आओगे आप, इसमें तो तुक्के मारने का भी हिसाब नहीं है। ऐसे क्वेश्चन तभी करोगे जब आपके दिमाग में उसका राइट आंसर होगा, वरना सोचते रह जाओगे कि यार इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो 20 में का कौन सा लग रहा है आपको पास? सी नंबर है, ठीक है, पैट्रिक उद्भवन। चलिए साहब आगे बढ़ाता हूँ। सामूहिक विलोपन क्या है? प्रजातियों की विविधता में धीरे धीरे गिरावट। बी नंबर है प्रजातियों की संख्या में अचानक और व्यापक गिरावट। प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया, नई प्रजातियों का विकास। सामूहिक विलोपन, विलोप का मतलब क्या होता है? भाई विलोप का मतलब होता क्या है पहले तो वो पहचानो, उसके बाद में इसका आंसर देना। तो 21वां नंबर क्वेश्चन है प्रजातियों की विभिन्नता में धीरे धीरे गिरावट, विलोप। प्रजातियों की संख्या में अचानक और व्यापक गिरावट है भैया। 21वां नंबर का आंसर है मेरे पास बी नंबर, ठीक है, आप भी बी नंबर पर टिक लगाओ। चलिए सब आगे बढ़ाता हूँ मैं। होलोसीन विलुप्ति, जिससे अक्षर छठा सामूहिक विलोपन कहा जाता है कि प्रजाति। ए नंबर है प्रजातियों की संख्या में गिरावट। बी नंबर है जैव विविधता में वृद्धि। और सी नंबर है मानव प्रेरित विलुप्ति। और डी नंबर है जलवायु स्थिरता। तो इसका सी नंबर राइट है, मानव प्रेरित विलुप्ति। चलिए साहब आगे बढ़ाता हूँ मैं। 23वां क्वेश्चन आता है मेरे पास। 23वां क्वेश्चन मेरे पास आता है और 23वां क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों वाला है। होलोसीन विलुप्ति का मुख्य चालक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ के जाना इस क्वेश्चन को भी। ज्वालामुखी गतिविधि, जलवायु परिवर्तन, मानवीय गतिविधियाँ और क्षुद्र गृह प्रभाव। जल्दी बताओ बेटा कौन सा लग रहा है? होलोसीन विलुप्ति का मुख्य चालक है। 23 का आंसर है मेरे पास सी, मानवीय गतिविधियां। आगे बढ़ाता हूं मैं। एलोपैट्रिक प्रजातिकरण की शुरुआत अक्सर किसके द्वारा की जाती है? एलोपैट्रिक प्रजातिकरण की शुरुआत अक्सर किसके द्वारा की जाती है? ए नंबर है संकरण के द्वारा। बी नंबर है भौगोलिक अलगाव द्वारा। सी नंबर है जेनेटिक ड्रिफ्ट द्वारा। ड्रिफ्ट लिखा हुआ है, ड्रिफ्ट ये। डी नंबर है कृत्रिम चयन द्वारा। तो कौन सा 24 में का कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको? 24 में का बी नंबर इज अ राइट ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है। तो 24 में के बी नंबर पर आप टिक लगाओ सही करके। आगे बढ़ाता हूँ मैं कहानी को। 25वां क्वेश्चन आ गया। एलोपैट्री शब्द का तात्पर्य है, जल्दी बताओ बेटे एलोपैट्री शब्द का तात्पर्य किस चीज़ से है? ए नंबर है भौगोलिक रूप से अलग थलग आबादी। बी नंबर है पारिस्थितिक रूप से समान आबादी। सी नंबर है अस्थायी रूप से अलग अलग आबादी। और डी नंबर है आनुवांशिक रूप से समान आबादी। तो एलोपैट्री शब्द का तात्पर्य किस चीज़ से है? एलोपैट्री शब्द जल्दी बताओ, एलोपैट्री शब्द का तात्पर्य किस चीज़ से है? इसका ए नंबर है भौगोलिक रूप से अलग थलग आबादी। चलिए आगे देखते हैं। एलोपैट्रिक प्रजाति में जेनेटिक ड्रिफ्ट की क्या भूमिका है? ये जीन प्रवाह को बढ़ावा देता है, ये संकरण को तेज करता है, इससे आनुवांशिक भिन्नताएं एकत्रित होती हैं, ये भौगोलिक अलगाव को रोकता है। तो बेटा इसका राइट ऑप्शन आपको कौन सा लग रहा है? तो इसका राइट ऑप्शन है मेरे पास सी, ठीक है। आगे बढ़ाता हूँ। पॉलीप्लोइडी सिम्पेट्रिक प्रजातिकरण के लिए एक सामान्य तंत्र है। जानवरों में, पौधों में, कपकों में और प्रोटिस्ट में। किस में लग रहा है आपको भैया? तो 27 में का राइट ऑप्शन कौन सा है मेरे पास भैया? इसमें आ व सादा दे रखा है, यानी कि इसका आंसर 1 नंबर है, यानी कि बी इसका राइट ऑप्शन है। 28 में बढ़ाता हूँ मैं आपको। 28वां क्वेश्चन है मेरे पास। मध्यवर्ती फिनोटाइप वाले जीवों के पक्ष में चयन दबाव की उपस्थिति को रूप में जाना जाता है। विघटन चयन, दिशात्मक चयन, स्थिर चयन, कृत्रिम चयन। क्वेश्चन क्या है? मध्यवर्ती फिनोटाइप वाले जीवों के पक्ष में चयन दबाव की उपस्थिति को रूप में जाना जाता है। विघटनकारी चयन, दिशात्मक चयन, स्थिर चयन, कृत्रिम चयन। तो 28 में का कौन सा ऑप्शन लग रहा है भैया आपको? सी नंबर, यानी कि शाह नंबर लग रहा है, इज द राइट ऑप्शन। 29वां क्वेश्चन है। नेत्र विकास के दौरान लेंस की उत्पत्ति होती है। बहुत बढ़िया। ऑप्टिक वेसिकल से, कॉर्नियम एक्टोड्रम से, सतही एक्टोड्रम से और न्यूरल ट्यूब से। तो 29 में का कौन सा राइट ऑप्शन है? सी नंबर है सतही एक्टोड्रम से, ठीक है। आप सी नंबर पर टिक लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। मस्तिष्क अंगजनन की प्रक्रिया में सम्मिलित है न्यूरल ट्यूब और न्यूरल क्रेस्ट कोशिकाओं का निर्माण, हृदय और संचार प्रणाली का विकास, पाचन अंगों का विभेदन। और डी नंबर है इसका मस्कुलो स्केलेटल प्रणाली का गठन। तो 30 में का कौन सा ऑप्शन राइट होना चाहिए? तो उसका ए नंबर है न्यूरल ट्यूब और न्यूरल क्रेस्ट कोशिकाओं का निर्माण। आगे बढ़ाता हूँ। विकासशील मस्तिष्क को पैटर्न देने के लिए कौन सा सिग्नलिंग पाथवे आवश्यक है? सिग्नलिंग पाथवे आवश्यक है। तो सोनिक हेजहोग सिग्नलिंग, इंसुलिन सिग्नलिंग और एस्ट्रोजन सिग्नलिंग। और डी नंबर है डोपामाइन सिग्नलिंग। तो इसका राइट ऑप्शन आपको कौन सा लग रहा है 31वें क्वेश्चन का? अब भैया ए नंबर है सोनिक हेजहोग सिग्नलिंग। चलिए आगे बढ़ाता हूँ मैं। 32वां क्वेश्चन है। भ्रूण के विकास के दौरान महाधमनी चाप इसके लिए जिम्मेदार है। श्वसन क्रिया के लिए, मस्तिष्क में रक्त संचार, अंगों का गठन, पाचन क्रियाएं। अच्छा आप खुद से बताओ कौन सा ऑप्शन इसका राइट लग रहा है? तो बी नंबर इज राइट ऑप्शन है, मस्तिष्क में रक्त संचार। 33वां क्वेश्चन है। हृदय का प्रारंभिक गठन एक नली के विकास से शुरू होता है जिसे कहते हैं महाधमनी, श्वास नली, न्यूरल ट्यूब, हृदय नली। तो डी नंबर है इसका हृदय नली, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। 33 में का डी नंबर है राइट ऑप्शन है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ाता हूँ। विकास के दौरान महाधमनी चाप का प्राथमिक कार्य है। ए नंबर है विकासशील अंगों को सहारा देने के लिए, विकासशील हृदय को रक्त की आपूर्ति करना। सी नंबर है भ्रूण तथा पोषक तत्वों का परिवहन करना। और डी नंबर है प्रारंभिक संवहनीय संरचना बनाने के लिए। तो 34 में का कौन सा आपको राइट ऑप्शन लग रहा है? बी नंबर है विकासशील हृदय को रक्त की आपूर्ति करना। विकास के दौरान महाधमनी चाप का प्राथमिक कार्य है। ठीक है, विकासशील हृदय को रक्त की आपूर्ति करना। बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। 35 में क्वेश्चन है कौन सी पुटिका वयस्क मस्तिष्क में सेरिबेलम और पोन्स को जन्म देती है? कौन सी पुटिका वयस्क मस्तिष्क में सेरिबेलम और पोन्स को जन्म देती है? बताओ ज़रा। टिलेंसेफेलोन, डाइएंसेफेलोन, मेसेंजेफेलोन और मेटेंसेफेलोन। तो राइट ऑप्शन मेरे पास डी है इसका। 35 में का डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, मेटेंसेफेलोन। चलिए आगे देखते हैं। प्रेमस्तिष्क गोलार्थों का वलकुट निम्न से प्राप्त होता है। प्रेमस्तिष्क गोलार्थों का वलकुट निम्न से प्राप्त होता है। ए नंबर है टिलेंसेफेलोन, डाइएंसेफेलोन, मेसेंसोफेलोन और मेटेंसोफेलोन। कौन सा लग रहा है बेटा आपको? इसका राइट ऑप्शन कौन सा लग रहा है भैया? जल्दी बताओ सोच के। अब इसका राइट ऑप्शन खुद से बताओ कि सर 36 में का जो ऑप्शन है मेरे पास वही ये वाला होगा। मैं नहीं बता रहा हूँ इसका आंसर, और देखता हूँ कि आपने मेरी वीडियो पूरी देखी है या नहीं देखी है। और इस 36 में क्वेश्चन का आंसर मुझे लिख के भेजो कि भाई सर इसका जो है ए बी सी डी में से कौन सा वाला नंबर है। ठीक है, चलिए साहब अब जो है अच्छी तरह से तैयारी करो, सारे के सारे क्वेश्चन मॉडल के देखो और ये क्वेश्चन भी देखो, साथ में थोड़ी सी थ्योरी पढ़ो। आई होप कि पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा। चलिए साहब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।